सवाल उठते हैं कि क्या मीडिया जो कि सेल्फ रेगुलेशन का दावा करता है वो कितना सही है, और क्या जो स्वनियामन का कदम है ये सही है या इसे और ज़्यादा कड़ा और कठोर बनाने की ज़रूरत है। हालांकि जो अनुभव बताते हैं, चाहे वो जनता की राय हो या हाल के कुछ वर्षों में अदालतों की चौखट पर मीडिया पर उठाए गए सवाल हों, और सरकार और मंत्रियों की ओर से भी कई बार इसे लेकर बयान आते हैं जो बताते हैं कि असल में टीवी मीडिया खास तौर पर जो कि सेल्फ रेगुलेशन का दावा करता है वो उसे कई बार नहीं मानता या उन सीमाओं को पार करता हुआ नजर आता है। और ऐसे में समाचार चैनलों को नियमन करने के लिए न्यायाधीश A.K. सीकरी की अध्यक्षता में एक एजेंसी का गठन भी किया गया, लेकिन कई चैनल इसके सदस्य नहीं बने। समाचार चैनलों को जवाबदेह बनाने के लिए आचार संहिता बनाने का सुझाव भी आया, और भारत में इस समय मीडिया के लिए स्वनियामन तंत्र मौजूद है, हालांकि जिसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो प्रिंट मीडिया पर नजर रखता है, और इसी तरीके से अगर हम कहें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है। लेकिन क्या अब इससे भी बात आगे बढ़ चुकी है, और क्या इनसे आगे विकल्प मीडिया के नियमन के लिए होने चाहिए या नहीं, ये समझेंगे अपने तीन बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अशोक सर आपसे करना चाहूँगा कि जब मीडिया पर रेगुलेशंस की बात आती है तो मीडिया कहता है कि वो सिर्फ रेगुलेट होता है, हालांकि जो संस्थाएं बनी हैं उन्होंने किस तरीके से काम किया और मीडिया कितनी हद तक जाकर उनकी बात को मानता है, स्वीकार करता है, ये सब हमने देखा है। लेकिन जिस तरीके से अब जनता से लेकर अदालतों में इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, नियमन की बात आ रही है, इसे आप कैसे देखते हैं और कितना जरूरी आज के दौर में ये? देखिए, जब संविधान सभा में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बहस हो रही थी तो आर्टिकल 19(1)(a) जो व्यक्ति को, नागरिकों को वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने के लिए रखा गया था, उस समय कुछ महानुभावों ने ये सुझाव दिया था कि इसमें एक और सब क्लॉज जोड़ी जाए जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को अलग से चिन्हित किया जाए। तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने ये चेतावनी दी थी कि जो प्रेस है, जिसको आज हम मीडिया कहते हैं, उसकी स्वतंत्रता 19(1)(a) में ही निहित है। जितनी वाणी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को है, उतनी ही उसी में से ही प्रेस अपनी स्वतंत्रता लेगा। अगर हमने कोई एक सब क्लॉज इसमें प्रेस की स्वतंत्रता की लिख दी तो आगे चलकर यही प्रेस मीडिया उसको लाइसेंस समझकर उसका दुरुपयोग कर सकता है। ये भविष्यवाणी उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने की थी, और जिसके चलते कोई प्रेस की स्वतंत्रता की सब क्लॉज 19(1)(a) के साथ नहीं जोड़ी गई। आज इतने दशकों के बाद हम देख रहे हैं कि वही बात हो रही है कि मीडिया इसको 19(1)(a) को लाइसेंस समझकर उसका दुरुपयोग कर रहा है। हम लोगों ने कई दशकों तक प्रिंट मीडिया को सचमुच में सेल्फ रेगुलेशन करते देखा है, और जब पहले प्रेस कमीशन ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया और भी वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट और ये सब वेज बोर्ड सब बनाया, तो प्रिंट मीडिया तो लगातार उसके दायरे में काम करता रहा। कभी भी किसी रेप विक्टिम का ना नाम आया, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे जब तक उसको कोर्ट में पेश नहीं किया गया, उसका नाम नहीं आता था। लेकिन जब से टेलीविजन जर्नलिज्म आया है तो प्रिंट मीडिया भी अभी किसी तरह के सेल्फ रेगुलेशन से बंधा हुआ नहीं रह गया है। प्रेस काउंसिल जो बनाई गई थी 1978 में, फिर से उसको पुनर्गठन किया, उसके बावजूद भी आज उस प्रेस काउंसिल की कोई औकात नहीं है। टीथलेस ऑर्गेनाइजेशन के किसी को वो सजा दे ही नहीं सकती है। तो ऐसे में टेलीविजन जर्नलिज्म ने आकर जो सारा माहौल बिगाड़ दिया है, और जब ऐसे समय आए, जबकि मुंबई पर आतंकवादी जब हमला हुआ तो उस समय की सरकार ने चेतावनी दी थी कि अगर आप अपने आप को संयत नहीं करेंगे तो हमको कानून बनाना पड़ेगा। तो उस समय सारे ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ने कहा नहीं, हम सेल्फ रेगुलेशन करेंगे। लेकिन आज सेल्फ रेगुलेशन के नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ऐसे में और ऊपर से सोशल मीडिया के आ जाने के बाद से तो पूरा ही एक तरह से माहौल ऐसा बन गया है जिसमें कहीं ना कहीं कभी-कभी देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पड़ता है, कहीं जो कानून व्यवस्था को खतरा पड़ता है। तो ये जब सारी परिस्थिति पैदा हो रही है तो स्वाभाविक है कि मीडिया अगर इसको नहीं कर पा रहा है, और मैं मीडिया में एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हो या
मीडिया के और संस्थान, लेकिन मालिक लोग जो हैं वो सबसे बड़ी रुकावट हैं किसी तरह के रेगुलेशन के बारे में। वो स्वतंत्रता भी चाहते हैं और फिर उसमें टीआरपी के चलते उसकी लड़ाई में जो है सब तरह के काम भी करते हैं। तो ऐसे में मेरा तो ये सुझाव रहा है कि समय आ गया है। अब पिछला प्रेस कमीशन 1978 में बना था। इतने साल बाद मीडिया का जो स्वरूप बदल गया है, मीडिया में जो ओनरशिप पैटर्न बदल गया है, मीडिया में जो मीडिया कर्मियों के वर्किंग कंडीशन, उस सब को ध्यान में रखते हुए एक सरकार को मीडिया कमीशन बनाना चाहिए, जिसको हम तीसरा प्रेस कमीशन भी कह सकते हैं। और वो सारे जितने भी संबंधित मामले हैं उन पर पुनर्विचार करें। सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमीशन बने। और अभी इस प्रेस काउंसिल में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता ही नहीं है, ना इसकी ज्यूरिसडिक्शन, सोशल मीडिया पर कोई लगाम नहीं है। तो ऐसे में जो माहौल बिगड़ रहा है उसमें जो सरकार ने अभी एक बयान दिया है ओटीटी के बारे में, वो एक मुझे लगता है बहुत स्वागत करने लायक है। लेकिन सरकार ने ये बात भी कही है, और इस सरकार ने नहीं, सभी सरकारों ने कहा कि भारत में लोकतंत्र को जिंदा रखना, जीवंत लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। तो उसको कायम रखते हुए इसलिए किसी न किसी तरह का रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो बनाना है, वो सेल्फ रेगुलेशन फेल हो चुका है। तो नया रेगुलेटरी मैकेनिज्म कैसे बने, इस पर मीडिया को सबसे पहले विचार करना होगा, ताकि सरकार को इस प्रकार का कदम ना उठा पाए कि जिसमें हम ही लोग कल को कहें कि प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। बिल्कुल रामकृपाल जी, क्योंकि जब भी फ्री प्रेस की बात आती है और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जो फ्री प्रेस है वो कहा जाता है रीढ़ की हड्डी है या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका या कारक के तौर पर नजर आता है। लेकिन इतने लंबे कार्यकाल और अनुभव के बाद हमने आज़ादी के बाद इस तरीके से परिपक्व हुआ लोकतंत्र और मीडिया भी, लेकिन उसके बावजूद मीडिया की परिपक्वता ऐसा लगता है कि कई बार हम क्या पीछे की तरफ जा रहे हैं। और जब रेगुलेशन की बात आती है तो मीडिया से जुड़े लोग या फिर जो संगठन है वो यही कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन इज द बेस्ट वे। लेकिन वो रेगुलेशन दिखता कहाँ है, क्योंकि जनता से लेकर अदालतें भी अब सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर सेल्फ रेगुलेशन है कहाँ पर और कौन मानने को तैयार है उसे। देखिए कविल जी, अभी अशोक जी ने जहां बात खत्म की, लोकतंत्र अगर है सही मामले में तो हमें एक चीज करनी पड़ेगी कि कोई भी ऐसा मौका नहीं देना है जहां सत्ता रेगुलेट करना शुरू कर दे और वो तय करना शुरू कर दे कि क्या समाज के हित में है क्या नहीं हित में है। मैं जानता हूं, और सिर्फ देखिए प्रेस ही नहीं है, आप जीवन के किसी भी फील्ड में देखिए, वहां हर तरह से जब भी कोई बदलाव होता है तो एक रेजिस्टेंस स्वाभाविक आता है। आप फिल्मों का दौर देख लीजिए, आप फैशन को देख लीजिए, आप भाषा के सवाल पर देख लीजिए, हर जगह होता है। मैं एक बात कहता हूं, हमारे यहाँ ऑलरेडी उसमें प्रेस भी आता है। मैं समझता हूं शायद दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां पर किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ अगर आप गलत वो कर रहे हैं, उसका मानहानि हो रही है, तो आप जानते हैं कि सिविल और क्रिमिनल आप दोनों में कोई जा सकता है। यानी बहुत कम जगह पे है ऐसी चीज, ये प्रावधान है। और क्रिमिनल जो होता है वो हमेशा, अपराध जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से होता है, उसके लिए कोई संस्था आपकी मदद नहीं करेगी। चाहे आप रिपोर्टर के रूप में हो, चाहे आप संवाददाता के रूप में हो, चाहे आप एंकर के रूप में हो, चाहे आप संपादक के रूप में हो, आपराधिक दायित्व हमेशा व्यक्तिगत होता है। आप ये मत सोचिए कि मैं किसी अखबार में हूं या किसी चैनल में हूं तो वो चैनल के लोग मुझे इससे बचा लेंगे, जी नहीं। तो मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ ऑलरेडी भारतीय दंड संहिता धारा में बहुत सारे प्रावधान पहले से हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि देखिए ये बहस इक्की गजट और उद्दंत मारतंड जब निकले थे तब से चल रही है। और तब से जो है अखबार हमेशा जो लोग सत्ता पर हैं उनके लिए बहुत खराब होता है। अखबार या चैनल जो भी कोई भी अगर चीज आप कहते हैं पसंद नहीं आती। लेकिन आप एक ध्यान दीजिए, 1952 से नेहरू सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। लोग वोट टूट के नेहरू को देते थे, लेकिन उनका अखबार जनता नहीं पढ़ती थी। वो वैसा अखबार पढ़ती थी जो नेहरू की आलोचना करता था। आप नेशनल हेराल्ड और नवजीवन को मैं बात कह रहा हूं, तो क्या है कि ये समय समय पर
पहली बात तो यह है कि कभी भी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि सत्ता तय करने लगे क्या चीजें हैं क्या नहीं है। जैसा कि अभी आप देखे हैं, अभी किसी स्टेट में हो रहा था, बहुत ही दुखद है। और हम लोग उस दौर से देखे हैं कि जब इमरजेंसी आई और इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी बनी, तब भी जॉर्ज थे, एक बिल लाने की कोशिश की गई थी। हम लोग, वो नए नए पत्रकार थे, हमने उसका विरोध किया था, हम लोग निकले थे। तो ये सही है कि बार बार हर समय मैं दो पैमाना मानता हूं। आप बदलाव कीजिए, ये जनता तय करेगी कि कौन ठहर पाता है कौन नहीं, लेकिन समाज में वैमनस्य न बढ़े। और आज के समय की, मैं हमेशा कहता हूं, मॉडलिटी भी बदलती रहती है, वो रिलेटिव होती है। आज की जो भी वैल्यू है, आज के समाज की जो वैल्यू है, जिससे लगता है कि समाज में कोई भी गलत प्रभाव जाएगा, उससे बचना चाहिए। और वो जो करता है उसके लिए हमारे बाकायदा आईपीसी सीआरपीसी में प्रावधान है। कहीं भी अवमानना के लिए कंटेम्प्ट है, कोर्ट अगर समझती है कि गलत हो रहा है, कोर्ट उठा करके नोटिस देकर बंद कर सकती है किसी को, अगर कहीं अवमानना। लेकिन क्या है कि देखिए, असहमत होने का अधिकार लोकतंत्र में, लोकतंत्र का बुनियादी अधिकार है कि मैं तुम्हारी बात से असहमत हूं, लेकिन तुम्हारी आजादी के लिए जीवंत रहता रहूंगा। यही लोकतंत्र की बुनियाद है। जब असहमति को कुचलने के लिए कोई तरीका शुरू होता है, तब उधर से दूसरी तरफ से भी, चाहे वो प्रेस हो, एक लिमिट, वो भी लिमिट क्रॉस करता है, मैं मानता हूं। और ये नहीं होना चाहिए। मैं खुद इस बात का पक्ष कर रहा हूं। हमारे प्रदीप जी हैं, हमारे पुराने पत्रकार मित्र हैं, हम लोग हमेशा इस बात को देखते हैं कि वैचारिक मतभेद के बावजूद कुछ चीजें दीवार पर ऑलरेडी लिखी होती है, सबको पता होता है कि कहाँ हम एक सीमा से नीचे गिर रहे हैं, कहाँ हम ठीक काम कर रहे हैं, सबको पता होता है। लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रावधान है। आप कहें कि मौजूदा कानून है उसी के तहत हो, अलग से नियमन की और ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रदीप जी, हम अगर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन दोनों को देखते हैं, बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब वो अपनी सीमाओं को लांघते हुए नजर आते हैं, और उसके बाद उनके नियमन की बनी संस्थाएं, चाहे वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो या एनबीए जैसी संस्थाएं हों, वो उनको एक एडवाइस जारी करती हैं। लेकिन उन एडवाइस को फॉलो करना या नहीं करना, ये उनके व्यक्तिगत, मैं कहूँ कि अधिकार या उसके अधिकार क्षेत्र में नज़र आता है। और ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि वो लोग उसे अवॉइड कर देते हैं, उसे नहीं मानते हैं। ऐसे में स्वनियमन कैसे, और क्या इन सब के बाद फिर विकल्प, जो कि रामकृपाल सिंह जी कह रहे हैं कि कानूनी विकल्प है, धाराएं हैं कानून में जो है उसके तहत जाएं, तो फिर मीडिया में जो नियमन की बात होती है वो फिर कैसे होगी और लागू कैसे होगा? कविन जी, रेगुलेशन ये ऐसा शब्द है जो डेमोक्रेसी में एक तरह का नेगेटिव सेंस पैदा करता है। कोई भी सरकार हो, सत्ता का स्वाभाविक स्वभाव होता है, वो आलोचना नहीं पसंद करती। भारत के संविधान में पहला संशोधन जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ। वो किस लिए हुआ कि केरल की एक पत्रिका ने उनकी फॉरेन पॉलिसी की आलोचना की थी। उसको रोकने के लिए संविधान में पहला संशोधन हुआ। तो एक तो ये सत्ता का चरित्र है। दूसरा देखिए, रेगुलेशन मतलब क्या? बाड़ लगाते हैं हम खेत में फसल की रक्षा के लिए। रेगुलेशन, अभी मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया के लिए अगर रेगुलेशन है, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, उसकी आजादी जो है, अभिव्यक्ति की जो आजादी है, उसकी रक्षा के लिए। लेकिन अगर ऐसा समय आ जाए बाढ़ ही खेत को खाने लगे, तो चिंता की बात है। आज जो स्थिति बन गई है, आप कह रहे हैं नियमन कैसे हो? सरकार अपने हाथ में कोई इस काम को लेना नहीं चाहती है। वो जानती है कि वो अच्छा करेगी अभी आलोचना होगी, बुरा करेगी तो होगी ही। इसलिए सरकार बार बार, आप कोई भी सरकार, किसी पार्टी की सरकार रही हो, आप सुनिए, वो यही बात कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि सरकार उसमें दखल दे, मीडिया खुद अपने को अपना नियम तय करे और उसके अनुसार काम करे। लेकिन अब बात यह आ गई है कि आप दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं। अभी जस्टिस सीकरी ने एक किसी कार्यक्रम में कहा
ये हालत ये हो गई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट तक केस आता है तब तक मीडिया तय कर चुका होता है बिल्कुल। कौन दोषी है कौन निर्दोष है। उन्होंने कहा कि ये इतना ज्यादा होता है जज भी प्रभावित हो जाते हैं कई बार। हालांकि उन्होंने कहा कि इतने लंबे उससे आते हैं जज कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन पर भी एक दबाव होता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है कि मीडिया में जो छप रहा है, माना जाता है कि अगर मीडिया में जो छप रहा है, जिस दिशा में मीडिया इसी मामले को ले जा रहा है, अदालत ने अगर उससे उलट फैसला दिया, इसका मतलब अदालत जज दोषी है। पहले भी आलोचना होती थी अदालतों के फैसले की, निचली अदालत हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनके फैसले की आलोचना होती थी। अब व्यक्तिगत रूप से जज की आलोचना होने लगी। ये बड़ा और ये संकट प्रिंट मीडिया जब तक था तब तक मामला सेल्फ रेगुलेशन का हो या प्रेस काउंसिल की बात करें, वहां तक ठीक था काफी कुछ। लिबरेशंस जरूर हर जगह मिलेंगे आपको, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आकर जो है उसको बिगाड़ा। उसके बाद ये जो टीआरपी की रेस शुरू हुई उसने स्थिति और खराब की। सोशल मीडिया ने आकर जो है एक तरह का विस्फोट कर दिया। सूचना का भी विस्फोट है, लोगों के अभिव्यक्ति का जो अधिकार है उसका भी विस्फोट है और उसका दुरुपयोग। देखिए प्रिंट मीडिया तक पेड न्यूज की बात आती थी, पैसा लेकर खबर किसी के पक्ष में लिखी जाती है, वहां किसी एक पक्ष के साथ थोड़ी नाइंसाफी होती है जिसके खिलाफ आपने लिखा, किसी को ज्यादा आपने तरजीह दी। अभी ये जो फेक न्यूज का चलन शुरू हुआ है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन रहा है। आप एक झूठ